नमस्कार। एक ऐसा खौफनाक मामला जिसने 5 दिनों तक कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा दी। शुरुआत होती है कनेक्टिकट में हुए एक अचानक और बेहद हिंसक हमले से, और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए सीधे इस घटना की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ। जरा सोचिए, 22 मई 2020 की एक शांत सुबह, कनेक्टिकट का विलिंगटन इलाका, और अचानक 911 पर एक कॉल आती है। कॉलर की कांपती हुई आवाज में कहे गए ये शब्द ही उस दहशत को बयां करने के लिए काफी हैं। एक शांत पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक खौफ के साए में आ गए थे। दिन दहाड़े 2 बेगुनाह लोगों पर एक पूरी तरह से अनजान शख्स ने ऐसा कहर ढाया था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये हमला कोई आम हमला नहीं था, ये बेहद क्रूर था। 62 साल के टेड डेमर्स और 80 साल के जॉन फ्रैंको, इन दोनों पर एक लंबी धारदार तलवार से जानलेवा वार किया गया। इस भयानक हमले में टेड की मौके पर ही मौत हो गई और जॉन गंभीर रूप से घायल हो गए। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात क्या है, ये पूरी हिंसा सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि टेड ने इंसानियत के नाते एक अनजान मोटरसाइकिल सवार की मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे अपनी एटीवी पर लिफ्ट दी थी और बदले में उन्हें ये खौफनाक मौत मिली। अब पुलिस हरकत में आई। मौके से करीब 4 मील दूर एक लाल रंग की कावासाकी निंजा मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली। जब रजिस्ट्रेशन चेक हुआ तो जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पीटर मैनफ्रेडोनिया। ये कोई शातिर अपराधी या गैंगस्टर नहीं था, बल्कि 23 साल का एक आम सा दिखने वाला कॉलेज स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के फाइनल ईयर में था। परिवार से पता चला कि वो डिप्रेशन और शायद बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा था, और अब ये लड़का भारी हथियारों से लैस था और पुलिस के रडार से पूरी तरह गायब हो चुका था। इस लड़के की पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो एक बेहतरीन ट्रायथलीट था, जानवरों के लिए चैरिटी का काम करता था, और दूसरी तरफ उसके दिमाग के किसी गहरे अंधेरे कोने में कुछ बहुत ही खतरनाक पक रहा था। हमले से करीब 10 महीने पहले ही कुछ वार्निंग साइंस दिखने लगे थे। उसने अपने अपार्टमेंट की दीवारों पर अजीबोगरीब बातें लिखी थी, जैसे बंदूकें मजेदार हो सकती हैं। और तो और उसने अपनी दिमागी हालत की तुलना सैंडी हुक जैसी भयानक त्रासदी से की थी। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले इस लड़के के अंदर दरअसल एक खौफनाक तूफान पल रहा था। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये मामला सिर्फ एक राज्य की लोकल पुलिस की जांच से निकलकर 5 दिनों के भीतर एक मल्टी स्टेट हॉरर स्टोरी में बदल गया। 22 मई के उस मर्टल रोड हमले के बाद हर गुजरते दिन के साथ हिंसा का ग्राफ बस ऊपर ही चढ़ता गया। पुलिस उसे एक जगह ढूंढने की कोशिश कर ही रही होती कि तब तक वो किसी दूसरी जगह एक नया और ज्यादा खौफनाक अपराध कर चुका होता। ये सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं था, ये एक जीता जागता आतंक बन चुका था। मर्टल रोड की घटना को अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते थे कि विलिंगटन में ही पुलिस को एक और दिल दहला देने वाला सुराग मिला। 73 साल के डोनाल्ड हिप्स्की को उनके ही घर के बेसमेंट में बंधक बना लिया गया था। जरा डोनाल्ड के इन शब्दों को महसूस कीजिए। एक बुजुर्ग इंसान अपने ही घर में चैन से सो रहा है और अचानक नींद खुलने पर वो देखता है कि एक हथियारबंद कातिल ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी है। ये साफ था कि पीटर के सिर पर खून सवार था और वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। डोनाल्ड ने पूरे 24 घंटे एक डरावने साए के नीचे बिताए। उन्हें डक्ट टेप से एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान पीटर ने डोनाल्ड से खुद कहा कि वो 5 दिनों से सोया नहीं है और अचानक से उसका दिमाग घूम गया है। पूरे 1 दिन तक उन्हें खौफ में रखने के बाद पीटर वहां से डोनाल्ड का सफेद ट्रक और $1000 से ज्यादा कैश लेकर भाग निकला। अब उसके पास एक नई गाड़ी थी, पैसे थे, और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। विलिंगटन से फरार होने के बाद पीटर सीधा डर्बी पहुंचा, और यहीं पर इस कहानी में एक और दर्दनाक मोड़ आया। पीटर अपने ही बचपन के दोस्त 23 साल के निक एली के अपार्टमेंट में जा पहुंचा। वहां किसी बात पर बहस हुई और फिर पीटर ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने निक की प्रेमिका शैनन को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया, अपार्टमेंट से $2000 कैश लूटा और उनकी काली फॉक्सवैगन जेटा गाड़ी में शैनन को ही ड्राइविंग करने पर मजबूर किया। शैनन के लिए तो ये किसी भयानक सपने से भी बदतर था। एक तरफ उसके बॉयफ्रेंड का अभी अभी खून हुआ है और दूसरी तरफ वही कातिल उसके बगल वाली सीट पर बंदूक ताने बैठा है। लेकिन इस खौफ के बीच भी शैनन ने गजब की हिम्मत दिखाई। पुलिस को गुमराह करने के लिए पीटर ने उसे जीपीएस में बार-बार अलग-अलग लोकेशंस डालने को कहा, जैसे जर्सी शोर या नैशविल। इस पर शैनन ने जानबूझकर गाड़ी को थोड़ा खतरनाक तरीके से चलाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद किसी पुलिस वाले की नजर उन पर पड़ जाए और किसी तरह उसकी जान बच सके।
फरारी का यह सिलसिला और भी अजीब तब हो गया जब वो दोनों न्यू जर्सी के एक ट्रक स्टॉप पर पहुंचे। वहां पीटर ने शैनन को तो छोड़ दिया, लेकिन अपना रास्ता आगे बढ़ाने के लिए उसने एक बिल्कुल अनजान इंस्टाकार्ट वर्कर को गन पॉइंट पर लेकर ऊबर बुक करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने उस वर्कर के हाथ में जो $100 का नोट रखा, उस पर खून के निशान थे। खून से सना वो नोट इस बात का सबूत था कि वो किस हद तक बेखौफ और हताश हो चुका था। ये आंकड़ा देखिए 100। जिस वक्त वो उस ऊबर में बैठा, वो अपनी पहली क्राइम सीन यानी मर्डर रोड से 100 मील से भी ज्यादा दूर निकल चुका था। पुलिस एक तरफ पिछले सुरागों की कड़ियां जोड़ रही थी और दूसरी तरफ वो बेखौफ होकर पेंसिल्वेनिया के एक वॉलमार्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये फासला साफ दिखाता है कि पुलिस के लिए ये मैनहंट कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण बन चुका था। लेकिन आखिरकार 27 मई को इस 5 दिन के खौफनाक सफर पर ब्रेक लग ही गया। निगरानी कैमरों, गवाहों और पुलिस की लगातार ट्रैकिंग की वजह से पीटर को मैरीलैंड के हैगरस्टाउन में गैस स्टेशन के पास घेर लिया गया। इतने सारे हिंसक अपराध, कत्ल और अपहरण, ये सब करने के बाद सबसे बड़ी हैरानी इस बात की थी कि उसने बिना किसी हंगामे के बिल्कुल शांति से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कई राज्यों में दहशत फैलाने वाला वो आतंक आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। अब बारी थी पुलिस स्टेशन के उस पूछताछ कक्ष की जहां सबको उम्मीद थी कि सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटर ने अपने वकील से बात की और उन कत्ल और हमलों पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। जब भी पुलिस कोई सीधा सवाल पूछती, वो बात घुमा देता और बस एक ही रटा रटाया जवाब देता, मैं निजी समस्याओं से जूझ रहा हूं, कोई दूसरा सवाल पूछिए। पूछताछ के दौरान पीटर का बर्ताव सच में बहुत अजीब और कैलकुलेटेड था। जंगलों में भागने की वजह से उसके पैरों में पड़े छालों की बात वो मजे से कर रहा था। अपने पुराने डिप्रेशन को भी उसने आराम से मान लिया, लेकिन जैसे ही बात मर्टल रोड या डर्बी की आती, वो बिल्कुल शांत हो जाता। और तो और उसने उल्टा पुलिस वालों से ही पूछ लिया कि क्या आप लोग फोन ट्रैक कर सकते हैं। ये एकदम साफ था कि वो बहुत सोच समझकर अपने पत्ते खेल रहा था और असल जानकारी छिपा रहा था। अब बात करते हैं उन कड़ियों की जो इस पूरी घटना की जड़ तक ले जाती हैं। हमले से ठीक 4 दिन पहले 18 मई को पीटर का अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया के साथ बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ था। जूलिया ने उसे साफ साफ मनोरोगी कह दिया था। सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए, मर्टल रोड का पहला खौफनाक हमला जूलिया के घर से चंद कदमों की दूरी पर ही हुआ था और शैनन ने बताया था कि पीटर ने खुद माना कि एटीवी वाले आदमी ने कुछ ऐसा कहा था जिसने उसे ट्रिगर कर दिया। ये सारे सुराग मिलकर एक बहुत ही भयानक दिमागी विस्फोट की कहानी बयां करते हैं। पूछताछ के कमरे में भले ही वो चुप रहा, लेकिन कोर्ट रूम में कानून ने अपना काम किया। पीटर ने अदालत में कई संगीन आरोप कबूल कर लिए। हत्या के 2 मामले, पहले दर्जे का हमला, घर में जबरन घुसना और अपहरण जैसे भयानक अपराध। इन सभी जघन्य अपराधों के लिए कानून ने सुनिश्चित किया कि उसे उसकी करनी की सख्त से सख्त सजा मिले। हालांकि उसे अलग अलग अपराधों के लिए कई लंबी सजाएं सुनाई गईं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसे कुल 55 साल जेल की सलाखों के पीछे काटने होंगे। आज पीटर न्यूटाउन की एक हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी ये लंबी और कड़ी सजा काट रहा है। तो हमने इस टाइमलाइन को समझ लिया, उन बेगुनाहों की दर्दनाक त्रासदियों को भी देख लिया जिन्होंने इसका खामियाजा भुगता। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। बिना किसी स्पष्ट कबूलनामे के हम शायद ही कभी जान पाएंगे कि असल में वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा ट्रिगर था जिसने एक आम कॉलेज स्टूडेंट को इस कदर एक खूंखार कातिल बना दिया। ये एक ऐसा डरावना और अनसुलझा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए पीटर के साथ उस जेल की 4 दीवारी में ही दफन रहेगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।